Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel E-commerce Scholar. Today's topic is assumptions of indifference curve analysis. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व का जो एनालिसिस किया जाता है उसके assumptions क्या हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला assumption है हमारा रैशनल कंज्यूमर्स। अब रैशनल कंज्यूमर किसे कहते हैं? रैशनल कंज्यूमर में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जो थियरी है उसके हिसाब से अ कंज्यूमर ऑलवेज बिहेव इन अ रैशनल मैनर। जो कंज्यूमर है वो हमेशा रैशनल मैनर में बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज अ कंज्यूमर ऑलवेज एम्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी। तो जो कंज्यूमर है हमेशा पूरी क्या कोशिश करते हैं कि अपना जो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है या टोटल यूटिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो अपनी टोटल यूटिलिटी या टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करते हैं। अब टोटल टू कमोडिटीज की बात की जा रही है जो हमारा सेकंड assumption है। इसमें इन्होंने बोला it is assumed that the consumer has fixed amount of money, all of which is to be spent only on two goods। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है यहाँ बेसिकली हम टू गुड्स की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पे एक गुड है, वाई एक्सिस पे दूसरा गुड है। तो यहाँ पे अजम्पशन दूसरा ये बताता है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर की एक फिक्स्ड मनी है, उसके पास एक फिक्स्ड पैसा है और वो फिक्स्ड पैसे को सिर्फ दो गुड्स में खर्च कर रहा है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर कांस्टेंट। ये भी अज्यूम करके चला जाता है कि ये जो दो कमोडिटीज हैं, ठीक है, जैसे हम फूड और क्लॉथ की बात करते हैं हमेशा जब भी एग्जाम्पल देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इनके जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। ठीक है, हमारा जो अगला assumption है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी आपको मालूम होगा ना, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी दो तरीके की यूटिलिटीज होती हैं। और कार्डिनल यूटिलिटी को हम एक्चुअली में मेजर कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें कितना यूटिल्स मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। तो कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली सिंगल कमोडिटी में होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी कम से कम दो कमोडिटीज में होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम मेजर नहीं करते, ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम कंपैरिजन करते हैं और रैंकिंग या ग्रेडिंग करते हैं कि कौन सा ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में अगला जो इन्होंने कहा है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना एंड दस इट इज अनक्वांटिफाइबल। मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जो थियोरी है उसमें कहा गया है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे हम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अनक्वांटिफाइबल मतलब इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस और मेजर इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक, अगला है हमारा इसी में ऑर्डिनल यूटिलिटी में कहा गया है कि हाउएवर द थ्योरी अज्यूम्स दैट अ कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रैंक। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी में कम से कम दो गुड्स होते हैं और हम क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं कि दोनों में किसने हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिया, वो रैंक वन हो गया हमारा। और लास्ट में इन्होंने बोला कि कंज्यूमर कैन रैंक हिज हर प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन यील्डेड फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। तो क्योंकि ये डिफरेंस कर्व में बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की बात की जाती है, कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन बी हमने पढ़ा है इन डिफरेंस शेड्यूल में। तो यहाँ पे हम रैंक क्या कर सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रहा है उसको हम रैंक कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा assumption है वो है नॉन सेटाइटी। अब नॉन सेटाइटी का मतलब होता है, सेटाइटी मींस सैचुरेशन। ठीक है, सेटाइटी का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन। तो नॉन सेटाइटी का मतलब क्या हुआ? अभी आप सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचे। अभी सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? देखिए सैचुरेशन पॉइंट में बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम दो कॉम्बिनेशन लेते हैं दो अलग अलग गुड्स के। ठीक है, एक गुड एक्स हो गया, एक गुड वाई हो गया। हम क्या मान करके चलते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट का मतलब आप हिंदी में ऐसे समझिएगा कि मन भर गया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन डिफरेंस कर्व में जो भी हम कमोडिटीज या गुड्स लेकर के चलते हैं वो अभी सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा, मतलब अभी भी हम चाह रहे हैं कि इसकी और यूनिट्स को हम कंज्यूम करें। ठीक है, तो सेटाइटी मीन सैचुरेशन एंड indifference curve theory assumes that the consumer has not reached the point of satiety। तो
तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जो थियरी है वो क्या अज्यूम करती है कि जो कंज्यूमर है वो अभी सेटाइटी के पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। मतलब इट इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर स्टिल हैज द विलिंगनेस टू कंज्यूम मोर ऑफ बोथ द गुड्स। तो जो कंज्यूमर है वो अभी भी चाह रहा है कि दोनों गुड्स को और ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम करें, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं द कंज्यूमर ऑलवेज टेंड्स टू मूव टू हायर इंडिफरेंस कर्व सीकिंग फॉर हायर सेटिस्फैक्शन। तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, तो जो कंज्यूमर होता है हमेशा क्या कोशिश करता है कि उसका जो इंडिफरेंस कर्व हो, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व बनेगा उतना ज्यादा उसे, जो कंज्यूमर है उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे नॉन सेटाइटी का मतलब क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद अगला जो हमारा assumption है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इन्होंने बोला कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बी डिफाइंड एज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड ऑफ फॉर अनदर कमोडिटी as long as second commodity provides same level of utility as the first one। मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम दो कमोडिटीज की बात करते हैं, तो और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहाँ पे इन दोनों कमोडिटीज का ग्रुप तैयार किया जाता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम बेसिकली करते क्या है कि एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करके दूसरी कमोडिटी के अलग यूनिट खरीदते हैं, ये सोच करके कि जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा हमें दूसरी कमोडिटी में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो दिस इज व्हाट द मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन इज, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड ऑफ, मतलब सेक्रीफाइस करना फॉर अनदर कमोडिटी as long as the second commodity provides same level of utility as the first one, ठीक है। हमने क्लॉथ को सेक्रीफाइस किया और उसके बदले में फूड खरीद लिया, और ये खरीद सोच करके फूड खरीदा, दूसरा जो गुड खरीदा वो इसलिए खरीदा कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें क्लॉथ के लेवल का सेटिस्फैक्शन फूड में मिलेगा या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तभी हम सेक्रीफाइस करते हैं, अदरवाइज हम काहे करेंगे बताइए। और लास्ट में इन्होंने बोला कि diminishing marginal rate of substitution states that the rate by which a person substitutes x for y diminishes more and more with each successive substitution of x and y, ठीक है। तो इन्होंने बोला डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एक पर्सन जो सब्स्टिट्यूट करता है x फॉर y, मतलब आपने क्या किया, x को सेक्रीफाइस करके y को लिया, ठीक है। तो अब y क्या होगा, धीरे धीरे y डिमिनिशेस और ज्यादा तेजी से डिमिनिश होगा। रीजन ये है कि आपने ज्यादा कमोडिटी, ज्यादा क्वांटिटी में उस कमोडिटी को कंज्यूम किया, एंड मोर विथ ईच सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो हम जैसे जैसे x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेक्रीफाइस करके y की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो y जो है वो बड़ी तेजी से क्या होगा, डिमिनिश होगा, ठीक है। उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बड़ी तेजी से आएगा। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।